हेलो एवरीवन। तो आज से हम इंडियन पॉलिटी की जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे थे उसका पहला टॉपिक है द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया प्रपोज किया गया, उसको ब्रिटिशर्स ने कैसे एक्सेप्ट किया, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई, उसका क्या स्ट्रक्चर था, प्लस उसमें क्या क्या डिफरेंट कमिटीज फॉर्म हुई और कैसे कैसे प्रोसेस उसमें से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने एक फाइनल शेप लिया। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है द नीड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको टू फेजेस में पढ़ेंगे। प्री इंडिपेंडेंस टाइम में इसकी जो आइडिया है फर्स्ट प्रपोज किया गया था एम एन रॉय जी के द्वारा इन 1934। लेकिन बाद के स्टेट में नेहरू जी ने 1938 में इसको ऑफिशियल प्रपोजल रखा ब्रिटिशर्स के सामने इन द फॉर्म ऑफ नेहरू रिपोर्ट। लेकिन इसका फाइनल एक्सेप्टेंस ब्रिटिशर्स के साइड से अगस्त ऑफर 1940 में हुआ। लेटर इसको क्रिप्स मिशन में भी प्रपोज किया गया ब्रिटिशर्स के साइड से। लेकिन ड्यू टू some differences between Congress and Indian and Muslim League इसको रिजेक्ट हो गया। लेकिन कैबिनेट मिशन जो प्लान था 1946 का उसमें इसको फाइनल एक्सेप्टेंस मिली। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा जो है इलेक्शन हुआ और फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई। लेटर पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टेज में हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के थ्रू, लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू कैसे हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होता है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स के क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे इस पूरे ड्राफ्ट को बनाने के लिए। और इस पूरे ड्राफ्ट को मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी उस टाइम की सबने इक्वली सपोर्ट किया था। तो हम इसमें पहले देखेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शन थे वो हमारे जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। लेकिन उसकी जो सीट्स थी पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 389 थी, जिसमें से 296 सीट्स प्रोविंशियल स्टेट्स की थी और 93 जो है प्रिंसली स्टेट को दी गई थी। एंड उसमें से जो प्रोविंशियल स्टेट्स की को मिली थी उसमें से 4 जो है कमिश्नरेट सिस्टम को मिली थी। और प्रोविंशियल स्टेट में से जो जब इलेक्शन हुए उसमें जो मेंबर्स थे वो क्या होते थे, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे। जो कि स्टेट में लोग इलेक्ट होते थे प्रोविंशियल में, वो इनडायरेक्टली जो है इलेक्ट करते थे अपने एज अ रिप्रेजेंटेटिव थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली। और ये जो है ना 1 मिलियन पॉपुलेशन को वन सीट रिप्रेजेंट करती थी। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट था उसमें हम क्या करते थे, हमारे जो किंग्स होते थे वो नॉमिनेट करते थे किसी भी एक पर्सन को। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये ना प्रॉपरली फुल्ली इलेक्टेड सिस्टम था ना फुल्ली नॉमिनेटेड सिस्टम था, ये मिक्स था जिसमें इनडायरेक्ट इलेक्टेड लोग थे और नॉमिनेटेड लोग थे। लेकिन जब इसमें जो है इलेक्शन हो जाते हैं तो उसमें हमारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको 208 सीट्स, मुस्लिम लीग को 73 सीट्स, प्लस छोटी छोटी जो पार्टियां उस समय की थी जैसे यूनियनिस्ट पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, कम्युनिस्ट पार्टी, इन सबको कुछ कुछ सीटें मिली। और ऐसी 15 सीट से अदर्स पार्टीज को मिली। और जो हमारा प्रोविंशियल स्टेट था उसमें जो 292 मेंबर थे वो बेसिकली 11 प्रोविंसेस से आते थे। वो 11 प्रोविंसेस हमारे मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, उड़ीसा, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, सिंध, बंगाल, असम और एक्सेट्रा, ये 11 प्रोविंसेस थे। और ईच जो प्रोविंस था वो बेसिकली 3 कम्युनिटीज में डिवाइडेड था, मुस्लिम, सिख एंड जनरल। जनरल में तुम्हारे हिंदू आ जाते थे, SC ST कम्युनिटी आती थी। तो हम ये देख सकते हैं इससे कि ये एक तरीके का इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम था।
प्रोविंशियल स्टेट्स के लिए। प्रिंसली स्टेट्स के लिए नॉमिनेटेड सिस्टम था, जिसमें से जो हमारे लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू थे, जो कि हम प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा इलेक्शंस में देखते हैं। और अब हम आते हैं, हम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हुई उसका उसका अ, उसका जो फर्स्ट मीटिंग था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। और इस मीटिंग को 207 लोगों ने अटेंड किया था। वाई? बिकॉज उस वक्त तक मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया था, तो जो मेंबर थे वो सिर्फ बहुत कम हो गए थे, 389 से ऑलमोस्ट 200 प्लस। तो उसमें सिर्फ 207 लोगों ने ही अटेंड किया था। और जो फर्स्ट हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे वो हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक। और इनको जो है इलेक्ट किया गया था फ्रेंच जो हमारी ट्रेडिशन है उसके पैटर्न पे। ठीक। और लेकिन जो इसके परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट बने वो थे एच.सी. मुखर्जी। तो हम ये देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन था, डिफरेंट पॉलिटिकल बैकग्राउंड से लोग थे, डिफरेंट कम्युनिटीज को जगह दी गई थी, और एक तरीके से इसको इंक्लूसिव प्रोसेस बनाने की कोशिश की गई थी। और प्रिंसली स्टेट का भी इसमें अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन था। लेकिन जो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई कमिटीज फॉर्म हुई, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि उसमें बेसिकली 8 मेजर कमिटीज और वेरियस माइनर कमिटीज फॉर्म हुई। तो मेजर कमिटीज में जैसे यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसको डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स हेड कर रहे थे, यहाँ आप सामने देख सकते हैं। और ये चीज आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है, तो मेक श्योर इसको याद करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि मेन इसीलिए ही बनाई गई थी, जो हमारा जो ड्राफ्टिंग का प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या क्या डिफरेंट चीजें आएंगी, और कौन से डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से हम क्या चीज बोरो करेंगे, किस कंट्री से क्या हम की एलिमेंट्स को उठाएंगे। तो इस पूरे ड्राफ्टिंग कमेटी को जो है फॉर्म किया गया था अगस्त 29 1947 में। और इसके जो मेन हेड थे वो डॉक्टर बी राव अंबेडकर थे। और इन्होंने फर्स्ट जो है तुम्हारा ड्राफ्ट है वो फेब 1948 में पब्लिश किया, लेकिन उसके बाद ये पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया ताकि लोग इसमें अपने रिकमेंडेशन दे सके, और डिफरेंट अमेंडमेंट्स प्रपोज हुए। और जो फाइनल ड्राफ्ट जो तुम्हारा इंट्रोड्यूस हुआ वो तुम्हारा हुआ नवंबर 1948 में। और इस पूरे प्रोसेस को ड्राफ्ट करने के लिए तुम्हारे 141 डेज लगे, और कई सेशंस लगे। तो और लेकिन जब ये चीज एक्सेप्ट की गई वो थी 26 नवंबर 1949 को, जिसको हम आज भी संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन उस दिन हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। उसमें से सिर्फ कुछ ही पार्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शन कमीशन, ये कुछ आर्टिकल्स थे जिनको किया गया। और लेकिन जो इसका प्रॉपर रेगुलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमारा 26 जनवरी 1950 को किया गया, जिसको आज भी हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे, जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर चेयरमैन थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव एंड T.T. कृष्णचारी। तो हमने इसमें देखा पूरे उसमें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका इन्फोर्समेंट इकट्ठे नहीं हुआ। इसके कुछ ही पार्ट्स जो है हमने 26 नवंबर 1949 को अलाउ किए, और पूरा इन्फोर्समेंट इसका एक्चुअल में 26 जनवरी 1950 को हुआ। लेकिन इस पूरे ड्राफ्टिंग प्रोसेस में हमें डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस फेस करने पड़े, इसके क्रिटिसिज्म फेस करने पड़े।
जैसे कि इसके क्रिटिसिज्म थे कि ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, मतलब ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी जो कि स्टेट असेंबली से लोग इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट करते थे और उन्हें आकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुंचाया जाता था। और प्रिंसली स्टेट में नॉमिनेटेड मेंबर थे, तो ये एक्चुअल में इनडायरेक्ट इलेक्टेड पीपल थे। और ये प्रॉपर सोवरेन बॉडी नहीं थी बिकॉज इसका जो लीगल बैकिंग था वो कैबिनेट मिशन से था, ना कि लोगों ने खुद से इसको इलेक्ट करा था। और ये पूरे प्रोसेस में जैसा कि हमने देखा 141 डेज से ज्यादा ड्राफ्टिंग में लग गया, 11 सेशंस लग गए, तो ये बहुत ही लंबा टायरिंग एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस था। और बेसिकली इसमें प्रॉब्लम ये था कि इसमें कांग्रेस की मेजोरिटी सीट्स थी, मेजोरिटी कांग्रेस मेंबर थे, और ये लॉयर्स इसमें ज्यादा थे। तो इसमें क्या था, लीगल टर्म्स और बहुत ही एलैबोरेटिव और कॉम्प्लेक्स बना देता है इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को। और ये हमारे कुछ फैक्ट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिंबल है वो एलिफेंट है। इसके लीगल एडवाइजर बी एन राव थे, सेक्रेटरी एच वी आर अयंगर थे, एस एन मुखर्जी इसके चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, प्रेम सहरी रायजादा इसके कैलीग्राफर थे। तो आप ये देख सकते हैं, मेक श्योर लर्न ऑल ऑफ दीज पॉइंटर्स जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब हमें फाइनल हम एंड की तरफ पढ़ते हैं, जिसमें हमें बताया जाता है कि वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो ये एक तरीके का हमारे नेशन में एक यूनिटी, ब्रदरहुड और एक विजन प्रोवाइड करता है कि कैसे एक स्टेट को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म करने हैं और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन उस रूल्स एंड रेगुलेशन को ओवर ब्रीच नहीं कर सकता, किसी भी इंडिविजुअल को राइट्स नहीं ले सकता। और उसका प्रोटेक्शन जो है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करता है। और ये एक तरीके का हमें एक तरीके की गाइडलाइन देता है, हमारे लेजिस्लेटिव प्रोसेस में एक हमें एक कह सकते हैं लाइट दिखाता है कि हमें क्या रूल्स बनाने चाहिए, क्या नहीं बनाने चाहिए। और उसको काउंटर हमारी जुडिशरी करती है। और ये एक तरीके का हमें यूनिटी शो करता है बिकॉज इसमें डिफरेंट डाइवर्सिफाई आइडियाज को एक्सेप्ट किया गया है, डिफरेंट पीपल इसके ड्राफ्टिंग में लगे। तो ऐसा करके हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन एक हमारे जो एक्सटेंसिव पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर, प्लीज बताइएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक